नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के भारतीय संस्कृत नामक पाठ के रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न एक करके एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर इसके बाद इसके रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। रेखांकित अंशों की व्याख्या का मतलब ये जो लाइनें लिखी हुई हैं, इन लाइनों के नीचे एक रेखा खींची रहेगी कुछ इस तरीके से, और जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी हमें उन लाइनों की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करनी होती है। आपको सबसे पहले लाइनों के साथ रेखाएं खींची रहेंगी ये पैराग्राफ मिलेगा, और इस पैराग्राफ के ठीक नीचे आवासा करके इसी में से 3 पॉइंट करके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पॉइंट 1 में होगा प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए या प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पॉइंट 2 में होगा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, और पॉइंट 3 में एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर होगा जो आपको इसी पैराग्राफ से ढूंढ के वहां पर लिखना होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न 1 करके यहाँ पर दिया है, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्तभूमि भी मिलेगी, जहाँ साल में 2 से 4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न ना किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जाता हो, और ना कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। कुछ इस तरीके का ये पैराग्राफ है, जिसके ठीक नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं आवासा करके 3 पॉइंट में 3 प्रश्न आपसे यहाँ पर इसी पैराग्राफ से पूछे जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर पॉइंट आ में पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। बा में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। सा में भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग क्या प्रमाण देते हैं। इन तीनों पॉइंट के उत्तर आपको इस अध्याय से पढ़ के लिखने होते हैं, जिसके आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, इसलिए हम यहाँ पर उत्तर हेडिंग डालेंगे। इसके बाद पॉइंट 1 करके संदर्भ लिखेंगे और फिर इसके बाद पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। अतः जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सबसे पहले उत्तर हेडिंग डाला, इसके बाद पॉइंट आ डाला। जैसा कि वहाँ पर पॉइंट आ में पूछ रहा था प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो इस तरीके से यहाँ पर हेडिंग संदर्भ हेडिंग नहीं डालना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट आ डाला है। अगर वहाँ पर संदर्भ भी पूछ रहा होता तो हम संदर्भ हेडिंग डाल देते, कोई दिक्कत ना थी। लेकिन ये कॉमन साइज है, अगर वहाँ पर पूछ नहीं रहा तो हम यहाँ पर डाले क्यों। पॉइंट आ करके जो पूछ रहा था हम वो पॉइंट आ करके यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर हम संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्धृत है। अतः ये हमारा संदर्भ कंप्लीट हो गया। और जैसा कि दूसरे तरीके से वहाँ पर पूछ रहा था कि निम्नलिखित गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे अथवा निम्नवत लिखे पाठ का नाम भारतीय संस्कृत, या अथवा लिखित पाठ का नाम भारतीय संस्कृत और लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। ये हो जाएगा हमारा अच्छी तरीके से संदर्भ। अतः आपकी जानकारी के लिए बता दें, संदर्भ लिखने का आपको 1 नंबर दिया जाता है। इसमें जो चीज़ है पाठ का नाम और लेखक का नाम बहुत ही अनिवार्य होता है। ये जो पाठ और लेखक का नाम है ये आप काले पेन से भी डाल सकते हैं, ताकि कॉपी चेक करने वाले को पढ़ने में आसानी हो। आपको पता ही होगा कि कॉपी चेक करने वाले मेन पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी हर जगह पे ध्यान नहीं देते हैं। इसको अच्छी तरीके से लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी पॉइंट बा, रेखांकित अंश की व्याख्या या रेखांकित अंशों की व्याख्या। यहाँ पर हम बा पॉइंट करके हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे भारतीय संस्कृत में निहित विभिन्नता में एकता का चित्रण करते हुए लेखक कहते हैं कि भारतीय वसुंधरा धन धान्य से परिपूर्ण है। इसी कारण कोई ऐसा अन्न या फल नहीं है जिसे यहाँ पैदा न किया जा सकता हो,
भारतीय वसुंधरा के गर्भ में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। हर प्रकार की वनस्पति और हर प्रकार के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। लेखक के कहने का आशय यह है कि यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भारत की एकता में भी अनेकता के दर्शन कराने में सत्य प्रतीत होती हैं। यहाँ पर इतना लिखने के बाद अगली हेडिंग डालेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ पर हम लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को इस सिद्धांत को देखना है कि वातावरण का असर व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर कितना असर पड़ता है, तो उसका जीता जागता प्रमाण भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग हैं, क्योंकि उन सभी का खान पान, रहन सहन और वेशभूषा भिन्न भिन्न ही है। अतः इसी के साथ हमारे इस रेखांकित अंश की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आता है पॉइंट सा तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। जैसा कि यहाँ पर पॉइंट सा में हमसे पूछ रहा था कि भारत में बसने वाले या भारत में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग क्या प्रमाण देते हैं, जिसके लिए यहाँ पर हम पॉइंट सा में लिखेंगे, भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में रहने वाले लोग यह प्रमाणित करते हैं कि यहाँ के वातावरण का प्रभाव यहाँ के निवासियों, उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। अतः इसी के साथ साथ पॉइंट सा का भी उत्तर कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर पहले अध्याय के संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर पॉइंट सा का हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर उत्तर लिखवा दिया। उम्मीद करता हूँ कि पहला अध्याय आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने साथ दोस्तों को शेयर भी करें। यहाँ पर इतना कुछ अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के बाद हमारा आता है पॉइंट नंबर 2, बोले तो दूसरा अध्याय। जैसा कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का दूसरा अध्याय है, इसको भी आपको पहले की तरह अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर इसके बाद इसकी रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न 2 करके एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है। इसके ठीक नीचे आपसे यहाँ पर आ बा सा करके 3.3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 पॉइंट करके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न एक ही होगा लेकिन उसमें से 3 पॉइंट लिखना होंगे। पहले में गद्यांश के संदर्भ या पाठ और लेखक का नाम लिखना होगा, दूसरे में रेखांकित अंशों की व्याख्या और तीसरे में एक सा पॉइंट का तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों के नीचे या हर एक लाइन के नीचे वहाँ पर एक इस तरीके से रेखा खींची रहेगी और जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी आपको उनकी हिंदी में संदर्भ सहित रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया है प्रश्न 2 में, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी गड़बड़ा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जात नहीं, अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही दिखने में आएगी। अतः कुछ इस तरीके का ये पैराग्राफ है जिसके हमें रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले पूरा पैराग्राफ दिया गया है, इसके ठीक नीचे आपको आ सा करके इसी तरीके से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ की लाइनों में रेखाएं नहीं खींची हैं, लेकिन आपकी बुक में या क्वेश्चन पेपर में वहाँ पर रेखाएं खींची रहेंगी। जैसा कि यहाँ पर पॉइंट आ में पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, बा में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और पॉइंट सा में भारत के संबंध में कौन सी बात आश्चर्य की नहीं मानी जाती। ये तीनों पॉइंट के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, जिसके आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। याद रहे, सबसे पहले इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर इसके बाद इसके संदर्भ, व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर लिखना है। इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद
सबसे पहले हम यहाँ पर उत्तर हेडिंग डालेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पर पॉइंट आ डालेंगे। वहाँ पर संदर्भ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पाठ और लेखक का नाम पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम बिना संदर्भ हेडिंग डाले यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे और फिर इसके बाद पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। यहाँ पर उत्तर हेडिंग डालेंगे और इसके बाद पॉइंट आ डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्धृत है। भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्धृत है। इसके बाद अथवा निम्नवत लिखे पाठ का नाम या अथवा निम्नवत लिखित पाठ का नाम भारतीय संस्कृत और लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। याद रहे ये जो संदर्भ है पाठ और लेखक का नाम है, इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, ऐसे करके। अथवा लिखित पाठ का नाम भारतीय संस्कृत व लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। कुछ इस तरीके से आप अपनी भाषा में भी संदर्भ यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में हम यहाँ पर बा पॉइंट डालेंगे और फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि यह विश्व अनेक देशों में विभक्त है और इन सभी देशों के भिन्न भिन्न रीति रिवाज, संस्कृति और धर्म हैं। पूरे विश्व में इन धर्मों को मानने वाले लोग भी अलग अलग हैं। भारत की एक अपनी विशिष्टता है कि यहाँ पर विश्व के सभी देशों के निवासी अथवा किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति कम संख्या में ही सही लेकिन मिल अवश्य जाएंगे। जिस प्रकार भारत के विभिन्न प्रांतों, जनपदों और ग्रामों में बोली जाने वाली बोलियों की गणना करना अत्यधिक कठिन है, उसी प्रकार इस भारत भूमि पर निवास करने वाले लोगों के भिन्न भिन्न धर्म और इन धर्मों के भी कई कई संप्रदायों की गणना करना भी निश्चित ही आसान कार्य नहीं है। यहाँ पर इतना लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या में हम लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत भूमि की इतनी विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देशवासी या ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत तो एक देश है ही नहीं, वरना यह तो अनेक देशों का समूह है। यहाँ के निवासी भी किसी एक जाति के नहीं हैं, वर्ण अनेकानेक जातियों के हैं। दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे इस देश को ऊपर ही ऊपर अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं। वे इस बात की गहराई में नहीं उतरते। निश्चित ही ऐसे लोगों को भारत में विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस अध्याय के रेखांकित अंशों की व्याख्या पूरी होती है। इस दूसरे अध्याय को हमने अच्छी तरीके से संदर्भ लिखवा दिया, इसके बाद अच्छी तरीके से रेखांकित अंशों की व्याख्या करवा दी। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 7, बोले तो एक तथ्यपरक प्रश्न। जैसा कि यहाँ पर हमसे तथ्यपरक प्रश्न में क्या पूछ रहा था, एक नज़र हम उस पर भी डाल लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट 7 में पूछ रहा था भारत के बारे में कौन सी बात आश्चर्यजनक नहीं मानी जाती, जिसके लिए यहाँ पर हम पॉइंट 7 लिखेंगे और पॉइंट 7 में लिखेंगे भारत एक देश नहीं वरना अनेक देशों का समूह है। यहाँ एक जाति के लोग नहीं रहते वरना अनेकानेक जातियों के लोग निवास करते हैं। भारत के संबंध में यही बात आश्चर्य की नहीं मानी जाती। ये हमारा पॉइंट 7 का भी उत्तर कंप्लीट हो गया। अतः इसी के साथ साथ अध्याय 2 के भी रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट होती है। आज के इस वीडियो में हमने पॉइंट 1 प्रश्न 1 पहले अध्याय की संदर्भ सहित व्याख्या अच्छी तरीके से संदर्भ लिखवाया, इसके बाद अच्छी तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या और इसके बाद पॉइंट 7। ठीक इसी तरीके से दूसरे अध्याय में भी अच्छी तरीके से संदर्भ और फिर इसके बाद अच्छी तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या और इसके बाद पॉइंट 7। अतः उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
इसी के साथ साथ आपको एक जानकारी बताते चले याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका। जो लोग यहाँ तक इस वीडियो में आए हैं उनको ये भी फ़ायदा अवश्य मिलना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ के याद करते हैं, जैसे हम बुक में पढ़ते हैं वो हमें जल्दी याद नहीं होता, लेकिन जब हम किसी स्टोरी को देख लेते हैं, मूवी को देखते हैं तो तुरंत याद हो जाती है एक ही बार में, क्योंकि उसमें जो फिगर होता है वो भी हमें सेव होता है, हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं और आवाज़ भी सुनते हैं। लेकिन इसमें एंजॉय जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इसमें सिर्फ आपको देखना होता है शब्दों को, और शब्द इतने छोटे छोटे हैं कि आपकी फिगर नहीं बनता जिससे आपको याद आ जाए। इसलिए आपको इसको करना क्या है, देखना नहीं है, इसको आपको अच्छी तरीके से सुनना है। जब आप इसको अच्छी तरीके से सुनेंगे तब आपको ये अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा कहानी की तरह। अतः इसी के साथ साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।